this chapter, that is composition of vector. ये टॉपिक मैट्रिक फिजिक्स में तो इतना अहम नहीं समझा जाता, लेकिन फर्स्ट ईयर फिजिक्स में ये इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जैसे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैट्रिक। बेसिकली रेजोल्यूशन की ही क्यों जाती है, ताकि एडिशन की जा सके। दैट वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो एडिशन जिसको हम कंपोजिशन भी कहते हैं, कंपोज मींस मिलके बनना। ठीक है, तो और एडिशन से भी हम दो चीजों को जोड़ के मिलके एक नई चीज बनाते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर गिवन था, उसके दो टुकड़े आपने किए थे। अब आपको दो टुकड़े गिवन होंगे, उनको जोड़ के एक वेक्टर बनाना है। बिल्कुल उल्टा काम, पहले आपने तोड़ना सीखा था, रिजॉल्व करना, अब आप उन टुकड़ों को जोड़ना सीखेंगे, ऐड करना या कंपोज करना। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, तो हम जरा पिछले टॉपिक से इसको कंपेयर करते रहेंगे ताकि हमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। रेजोल्यूशन में हमें गिवन था एक वेक्टर। वेक्टर गिवन होने का मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन, वेक्टर की डायरेक्शन भी गिवन, और हमने उसको ऐसे ड्रॉ किया था कि भाई ये है वेक्टर हमारा f, जिसका साइज कितना है कैपिटल F, और डायरेक्शन कितनी है थीटा के बराबर। सही। और आपसे कहा था इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑब्टेन करें, इसको तोड़े, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़े। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं, x और y, तो आपने कहा f के fx और fy रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे। इनके साइजेस कितने थे, fx और fy, डायरेक्शन कितनी थी, अलोंग x अलोंग y, तो हमने कहा था इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इन दोनों की इक्वेशन आपने निकाल दी। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। एडिशन में क्या होगा, एडिशन में बिल्कुल उसका उल्टा काम। अब आपको गिवन होंगे fx और fy, fx गिवन होने का मतलब इसका साइज भी गिवन है, इसकी डायरेक्शन भी। fy गिवन होने का मतलब fy का साइज और इसकी डायरेक्शन भी। डायरेक्शन तो हम लिखते ही नहीं, इसकी हमें पता है अलोंग x अलोंग y ही है, तो असल चीज है इनके साइजेस, यानी कि ये fx और fy के मैग्नीट्यूड्स ये गिवन होंगे। और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है रिजल्टेंट वेक्टर f, जिसका मतलब f का मैग्नीट्यूड भी और f की डायरेक्शन भी। नाउ दिस इज रिक्वायर्ड ऑफ दिस। ठीक है, रेजोल्यूशन में क्या था, जो आपका ओरिजिनल वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन गिवन थे, और कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू आपने निकाली, डायरेक्शन पता थी। अब क्या है, कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड गिवन है और उससे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको निकालना है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर का रिक्वायरमेंट क्या है, एडिशनल वेक्टर की, आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और इसका तरीकाकार क्या बनेगा, इसका तरीकाकार यही डायग्राम चलेगी जो हमने रेजोल्यूशन में बनाई थी। क्या, एक आपने बना दिया पहले f का x कंपोनेंट, उसके क्योंकि ऐड करना है तो उसके हेड से आपको ड्रॉ कर देना है y कंपोनेंट, और हेड टू टेल रूल से इन दोनों को ऐड करने के बाद ये जो इनका रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर आपका f होगा। उस रिजल्टेंट वेक्टर का साइज आपको बताना है और उस रिजल्टेंट वेक्टर के एंगल की डायरेक्शन आपको बतानी है, ये एंगल की वैल्यू आपको बतानी है, सॉरी। ठीक है, ये जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, उस राइट एंगल ट्रायंगल से हमारे पास ये जहन में आता है कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने दो चीजें पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमें एंगल निकालने में मदद देते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम जो हमें दो साइड्स की मदद से तीसरी साइड निकालने की इजाजत देता है। देखिए यहाँ यही तो हो रहा है, एंगल निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से एंगल निकल सकता है, जो हमने रेजोल्यूशन में भी किया। दो साइड से fx और fy गिवन है, दो साइड की मदद से तीसरी साइड निकालनी है, ये हमें पाइथागोरस थ्योरम हमें प्रोवाइड करता है। तो एक दफा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एंगल निकल जाता है, दूसरी दफा पाइथागोरस थ्योरम से इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकल आती है, एंड दैट्स इट, देन क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि एडिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स टू ऑब्टेन देयर रिजल्टेंट वेक्टर is called addition or composition of a vector by rectangular components, या addition of or composition of rectangular components। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में तरीकाकार वैसे रहेगा, तो हम इसका
देख लेते हैं काम। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। वही डायग्राम जो हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बनाई थी, वही डायग्राम यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगी। हमें एक रेफरेंस एक्सिस कंसीडर करना है, एक्स और वाई एक्सिस, यानी कि उस एक्स और वाई एक्सिस में हमारे पास दो कंपोनेंट्स मौजूद हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। लेट्स से एक एक्स कंपोनेंट हमारे पास मौजूद है, एफ एक्स कह लेते हैं, ठीक है, और उसका y कंपोनेंट मौजूद है जिसको हम हेड टू टेल रूल से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक x कंपोनेंट हमें मिला है, एक y कंपोनेंट हमें मिला है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करते हैं, तो ये हेड टू टेल रूल से हमने इसको ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन करा देने के बाद अब इनका रिजल्टेंट कैसे मिलता है हेड टू टेल रूल के मुताबिक, पहले की टेल से आखिरी के हेड को मिला दो। तो हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट fx और एक कंपोनेंट fy, इन दोनों को हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करके पहले की टेल से आखिरी के हेड को ज्वाइन करके इनका रिजल्टेंट बना दिया। एंड लेट दैट रिजल्टेंट बी इक्वल टू f। इस f रिजल्टेंट का अपना कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ ना कुछ इसकी डायरेक्शन होगी। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जैसे कि हमने पहले बात की, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए अगेन जैसे ही हम इस वेक्टर को मुकम्मल करते हैं, जैसे ही हम इस डायग्राम को मुकम्मल करते हैं, फिर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली जो रिजल्टेंट वेक्टर वाली साइड है और ये थीटा, ये हमें अननोन है। इसके हिसाब से सबसे पहले तो हम अपने डायग्राम को लेबल कर लेते हैं, बिकॉज वी नो द मोमेंट वी ऑब्टेन अ राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री इन इट, ठीक है। और थीटा हमें जो ये मालूम है, इस थीटा के हिसाब से ये वाली जो साइड हमारी है ये बन जाएगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के साथ 90 का एंगल बनाने वाली जो साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं, और जो साइड हमारी बच गई वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या चीज मालूम करनी है, एक्चुअली हमें हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल मालूम करना है और एंगल थीटा मालूम करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। तो हमने लिखा कंसीडर टू वेक्टर्स या टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स fx and fy which are to be added. Let capital F या वेक्टर f be their resultant having magnitude capital F and direction theta with positive x-axis as shown in the diagram. ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, ठीक है। Consider two rectangular components fx and fy which are to be added. Let their resultant is f having magnitude capital F and direction theta with positive x-axis as shown in the diagram, और फिर डायग्राम आप नीचे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस डायग्राम के मुताबिक हमें जो दो चीजें निकालनी है, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, फॉर f। f का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड, इसको मैं सही लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट f। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका लगता है, ठीक है। इस रिजल्टेंट वेक्टर इस रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए हमने बात की थी कि ये ट्राइंगल अगर हम यहाँ पे जैसे लिखें, इन ट्राइंगल ए ओ बी, अगर मैं इसको O, इसको मैं A और इसको मैं B कहूँ, जैसे कि डायग्राम में भी हमने लास्ट उसमें कहा था लेट इट बी A, लेट इट बी B, ठीक है। तो इसमें ये वाली साइड, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड का मतलब नो डायरेक्शन, तो नो एरो, और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे। ये fx है, ये fy है, और इस मैग्नीट्यूड का नाम f है। दिस इज अवर थीटा, सही। इस लिहाज से हमने बात की थी कि भाई क्या करेंगे,
रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दो साइड्स हमें मालूम, तीसरी साइड ये काम पाइथागोरस थ्योरम करता है, तो हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आती है। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज है हमारा f, तो दिस विल बी f का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारा fy, तो दिस विल बी fy का स्क्वायर। और बेस है हमारी साइड fx, तो ये बन जाएगा बेस का स्क्वायर यानी कि fx का स्क्वायर, ठीक है। Which implies that अब हमें क्या निकालना है, हमें f का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें f चाहिए। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ये हो गया हमारे पास f का स्क्वायर इज इक्वल टू fy का स्क्वायर प्लस fx का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में f के स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, देयरफॉर वी आर लेफ्ट विद f व्हिच इज इक्वल टू, तो इसको मैं इंटरचेंज करके लिख लेता हूँ, इसलिए कि x पहले आता है अल्फाबेटिकली, y बाद में, तो हम भी ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन कोई नेसेसरी नहीं है ये आ गया हमारे पास which is the required magnitude of resultant vector, ठीक है। पहला हिस्सा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, कहां से आता है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पाइथागोरस थ्योरम से। अब आते हैं दूसरा हिस्सा, फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब डायरेक्शन के लिए इसी ट्रायंगल को अगर आप कंसीडर करें, तो इस ट्रायंगल में आपको जो मालूम है, अब मैं एक काम करता हूं, चलें यही ट्रायंगल आप यहाँ दोबारा ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, तो एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसी ट्रायंगल को आप यहाँ पे दोबारा ट्राई करें, ड्रॉ करें। इस ट्रायंगल के हिसाब से आपको थीटा चाहिए, थीटा चाहिए है, और आपको मालूम क्या क्या है, fx और fy, यानी कि थीटा चाहिए और आपको परपेंडिकुलर और बेस मालूम है। तो वो कौन सा रिलेशन है जो परपेंडिकुलर और बेस की मदद से आपको थीटा मालूम करने की प्रोविजन देता है, दैट इज टेंजेंट थीटा, ठीक है। इफ रिमेंबर हमने पढ़ा था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, ये परपेंडिकुलर और बेस हमें निकालना है, तो टेंजेंट का रिलेशन हमें यूज करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल AOB, since tangent theta is equal to perpendicular upon base, which implies that tangent theta is equal to perpendicular upon base में perpendicular हमारे पास है fy, AOB की हम बात कर रहे हैं, ये सब साइड्स, ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ्स आती हैं, वेक्टर नहीं आता, ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ्स आती हैं, यानी कि वेक्टर नहीं आएगा बल्कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। तो ये fy वेक्टर नहीं बल्कि fy का मैग्नीट्यूड और ये fx का मैग्नीट्यूड। यहां से आप इस fx को उधर भेज दें, सॉरी यहां से हमें थीटा को अलग करना है। थीटा को अलग करने के लिए अभी तक हमने कोई स्पेशल मेथड तो नहीं पढ़ा, बस हमने इतना जरूर आइडिया लिया था कि थीटा यहाँ पे टेंजेंट के साथ अगर आता है तो टेंजेंट को खत्म करने के लिए हम टेंजेंट का इन्वर्स लेंगे, साइन थीटा आए तो उसके साथ साइन को हटाने के लिए साइन का इन्वर्स, कॉस आए तो कॉस को हटाने के लिए कॉस का इन्वर्स ले लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ हमें थीटा के साथ टेंजेंट लिखा नजर आ रहा है, तो हम टेंजेंट इन्वर्स ले लेते हैं। जब टेंजेंट इन्वर्स लेते हैं दोनों साइड पे लेंगे, ऑब्वियसली जो भी हम काम करते हैं इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन की इक्वालिटी बरकरार रहे, किसी एक साइड पे काम ना हो बल्कि दोनों तरफ एक जैसा काम हो, तो एक साइड के ऊपर इन्वर्स लेंगे तो दूसरे पे भी लेना पड़ेगा।
जब हम इक्वेशन में टेंजेंट इनवर्स लेते हैं तो टेंजेंट इनवर्स और इस टेंजेंट के दरमियान जब तो वो टेंजेंट इनवर्स इस टेंजेंट पे जब अप्लाई होगा तो इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल नहीं होता, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स के इफेक्ट को कैंसिल किया जाता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे नहीं लिखते, अक्सर हम लिखते हैं कि भाई ये ऐसे होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ Fy अपॉन Fx। यहां जरूरत नहीं है लिखने की, इसलिए मैं यहां साइड पे कर रहा हूं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स को कैंसिल करता हुआ दिखा देते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स एक दूसरे को हरगिज कैंसिल नहीं करते। टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, यानी कि पहले टेंजेंट थीटा अप्लाई होगा, उसकी वैल्यू आती है। ठीक है, उस वैल्यू का जब टेंजेंट इनवर्स किया जाता है तो वापस से वही वैल्यू आ जाती है जो थीटा की होती है। तो हम ये कहते हैं कि अच्छा, इसका मतलब है कि टेंजेंट ने थीटा के ऊपर काम करके जो वैल्यू को बदला था, टेंजेंट इनवर्स ने उसका रिवर्स काम करके वापस थीटा की वैल्यू को बरकरार कर लिया। तो टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा हो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ दूसरा उसका इनवर्स लिखा हो, तो हम कभी भी ऐसे कैंसिल किए, इवन लॉग और एंटी लॉग में भी ऐसे होता है, ऐसे लाइन डाल के कैंसिल नहीं किया जाता है जैसे हम सिंप्लीफिकेशन में कैंसिलेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो उसमें सिर्फ हम जो इफेक्ट आता है फाइनल वो लिख देते हैं। फाइनल इफेक्ट विल बी थीटा, तो ये थीटा विल बी इक्वल टू, और यहां तो ये एज इट इज रहा। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ Fy अपॉन Fx। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, विच इज द रिक्वायर्ड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सही है? तो अपने फाइनल जो आप अपने नोट्स बनाएंगे उसमें आपको इस तरह से दिखाना है। ये डायग्राम, ये डेफिनेशन आ जाएगी, डेफिनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के साथ डायग्राम, डायग्राम के बाद फिर आप मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर करके इसको ऐसे कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूड हुआ हमारा टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। अब जो शुरू में मैंने आपसे इस टॉपिक के बात की थी कि एडिशन ऑफ वेक्टर में अब हमने जैसे शुरू में बात की थी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ते क्यों है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने देखा था, वेक्टर्स को जब ऐड करना होता है, एक क्वेश्चन जरा सोचिएगा इस बारे में, वेक्टर्स को जब हम ऐड करना चाहते हैं तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए क्या हमने पहले से दो मेथड्स नहीं पढ़ रखे थे? हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वेक्टर को ऐड करते हैं हम ग्राफिकल मेथड से, एंड उसमें एक पैरेललोग्राम लॉ और एक हेटरोडेल रूल हमने पढ़ा था। तो क्वेश्चन ये है कि जब ऑलरेडी हमारे पास वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक मेथड मौजूद है, चलो पैरेललोग्राम लॉ को तो आप कहें कि ये दो वेक्टर्स को ऐड करने की इजाजत देता है, ज्यादा नहीं कहता है। हेटरोडेल रूल में तो कोई कमी ऐसी हमें नहीं लग रही कि जिसको आप कहें कि दूर करने की जरूरत हो। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड करने की इजाजत दे सकता है आपको। ठीक है, तो जब ऑलरेडी हमारे पास एक मेथड मौजूद है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, हेटरोडेल रूल, एंड इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड, और आप देखें हम यहाँ पे भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो डायग्राम अपनी हम बना रहे हैं, इस डायग्राम में भी fx के साथ fy को आपने जोड़ा, तो जोड़ने के लिए हेड के साथ टेल हेटरोडेल रूल ही अप्लाई किया।
तो फिर हमें ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड क्यों पढ़ना पड़ा? सही है। तो आंसर ये है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड एक मैथमेटिकल मेथड है जो इक्वेशन के जरिए आपको इजाजत देता है, ये इक्वेशन के जरिए आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एज मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स को ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इट्स अ मैथमेटिकल मेथड, बट अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, व्हाई डू वी नीड अनदर मेथड, चाहे वो मैथमेटिकल हो या कोई दूसरा। वो ये हेड टू टेल रूल, इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड नो डाउट, लेकिन हेड टू टेल रूल में हमें ड्रॉ करना पड़ता है। ड्रॉ करने में अगर आपको 4 वेक्टर्स गिवन होंगे तो आप ड्रॉ कर लेंगे, 5 वेक्टर्स गिवन होंगे तो आप ड्रॉ कर लेंगे, चलो 10 वेक्टर्स 20 वेक्टर्स भी आए आपको ड्रॉ करने के लिए तो आप ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेथड का फॉल्ट नहीं है, ये हमारे अपनी नेचर है कि जहां ज्यादा नंबर ऑफ वेक्टर्स हमें मिल जाएंगे वहां हमें ड्रॉ भी करना पड़ेगा ज्यादा। जब ज्यादा वेक्टर्स ड्रॉ होंगे तो उसमें डायरेक्शन 1/8 डिग्री की डायरेक्शन भी अगर हमारी कहीं गलत हो गई तो ओवरऑल हमारा रिजल्टेंट गलत आएगा। ठीक है, तो जब ज्यादा नंबर ऑफ फैक्टर्स हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें गलती का चांस भी बढ़ जाता है। तो हेड टू टेल रूल में सिर्फ एक ही फ्लॉ है, वो भी मेथड का फ्लॉ नहीं है, वो हमारा अपना फ्लॉ है। और वो फ्लॉ क्या है कि जब ड्राइंग के दौरान अगर एक आध वेक्टर का भी एंगल कम ज्यादा हो गया तो हमारा ओवरऑल रिजल्टेंट गलत आएगा। तो व्हेन वी स्टार्ट ड्राइंग वेक्टर्स, तो जब हम ज्यादा वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर व्हाइल ड्राइंग वो बढ़ जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से हमारा रिजल्टेंट गलत हो जाता है। तो कितने वेक्टर्स के लिए हेड टू टेल रूल हमारा सही रहता है या जिसको हम वो कर सकते हैं? अब सोचें आपने 50 वेक्टर्स ड्रॉ किए, लेट से 20वें नंबर के या 35वें नंबर के 35th नंबर के वेक्टर में ये गलती आ गई, ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट गलत आ जाएगा। अब जब आप उसको रीचेक करेंगे तो आपको तो ये नहीं मालूम होगा ना कि मैंने 35वें वेक्टर में गलती की है। अगर आपको ये पता होता तो आप गलती करते ही कि उसी टाइम उसको रिमूव कर देते। आपको चेक सारे के सारे वेक्टर्स करने पड़ेंगे, नंबर 1। दूसरे, फिर आपको पूरा मिटा के दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, या एटलीस्ट जिस वेक्टर से गलती हुई है उस वेक्टर से आगे की ड्राइंग को आपको मिटा के दोबारा करना पड़ेगा। तो कितना हम उसको मिटाएंगे, कितना दोबारा से ड्रॉ करेंगे। इसलिए कहा यह जाता है कि अगर 5 या 5 से कम नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हेड टू टेल रूल इज अ गुड मेथड। ठीक है, क्योंकि इतनी ड्राइंग में अगर कोई गलती हो भी जाए तो हम उसको मिटा के सही कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 से ज्यादा वेक्टर्स हो जाएं तो हेड टू टेल रूल को अवॉइड करके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड हमें इस्तेमाल करना चाहिए है, क्योंकि ये इक्वेशन है और इक्वेशन हम वैसे भी मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर से ही सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेटर में रिमूव करने का तो एक सिंपल सा क्लियर का बटन होता है, आप रिमूव करें और दोबारा से टाइप कर दें। तो वो टाइपिंग, रीटाइपिंग जो हमारी मेहनत होगी वो कम से कम रीड्राइंग की मेहनत से तो ज्यादा ही आसान होगी। इस वजह से वी ऑलवेज प्रेफर फॉर मोर नंबर ऑफ फैक्टर्स या फॉर एडिशन ऑफ मोर नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 5, ठीक है, जनरली। इसलिए वी जनरली प्रेफर कि फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स मोर देन 5 वी प्रेफर हेड टू टेल रूल के बजाय वी प्रेफर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ठीक है, तो इसका एक ओवरव्यू हम देखें तो होता क्या है। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इन तीनों चारों को जिसको हमने हेड टू टेल रूल से ऐड करना सीखा था, इन तीनों को अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से करना हो तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो उसके पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, यानी कि इन तीनों को पहले हम इकट्ठे ड्रॉ करते हैं। ये वेक्टर आ गया मेरा ये, फिर आ गया मेरा वेक्टर ये, ठीक है, और फिर मैं ले लेता हूँ चलो कोई तीसरा, चलो फिलहाल ये 2 वेक्टर से रखें, फिर उसके बाद तीसरे भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इन दोनों को मुझे ऐड करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से 2 वेक्टर्स को ऐड करना हो तो अभी इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो है ही नहीं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाऊंगा। तो ये होता क्या है, अगर 2 वेक्टर्स आपको ऐड करने को दिए जाएं, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, आपको दिया जाए ड्रॉ करने को, हमने कहा ठीक है, लेकिन ड्रॉ करो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड।
तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन वेक्टर्स को ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक ये आ गया, एक ये आ गया। लेकिन ड्रॉ करने के लिए हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से ऐड करने के लिए हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो तो सही, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो ही नहीं, तो पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के जरिए, इस वेक्टर को रिजॉल्व करके। रिजॉल्व करने के लिए एक परपेंडिकुलर हम गिराएंगे हेड पे, हेड से दूसरा ये इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी बारी, इसको भी हम ठीक है। अब देखिए क्या बचा, एक वेक्टर हमारे पास ये आ गया, एक हमारे पास ये आ गया, इसी को मैं ड्रॉ कर लूं तो ये एक मेरे पास बड़ा x कंपोनेंट आ गया, एक y कंपोनेंट मेरे पास ये आ गया, एक y कंपोनेंट मेरे पास ये आ गया, तो ये एक मेरे पास बड़ा y कंपोनेंट आ गया, ठीक है। इस बड़े y कंपोनेंट की मदद से फिर हम ऐड करके इनका निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये भी x कंपोनेंट है, ये भी x कंपोनेंट है, दोनों को ऐड करना तो आपको पता है सेम डायरेक्शन में है, तो इनकी एडिशन भी इजी हो जाती है। ये वाला x कंपोनेंट, ये वाला x कंपोनेंट, समझो कि ये 4 आया, ये 2 आया, तो अब ये जो बन जाएगा ये 6 बन जाएगा। समझे कि ये 2 आया और ये 3 आया, तो ये 5 बन जाएगा। तो अब जो नया रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो इन दोनों को प्लस करके जो हमें आंसर आया था ये बन गया, और इन दोनों को प्लस करने के बाद जो बड़ा हमारे पास x कंपोनेंट आ जाएगा 6 और बड़ा y कंपोनेंट आ जाएगा 5, उससे इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी, और डायरेक्शन इसकी जो भी होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/6 करके वो टेंजेंट थीटा आ जाएगा, हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो why we use rectangular component method for addition of vectors, because it is a mathematical method, and for more number of vectors drawing them becomes more difficult. So in that case we prefer a mathematical method which is more accurate and precise, and that is rectangular component method. In order to draw or add vectors by rectangular component methods, if rectangular components are not known to us, ठीक है, and in order to add vectors by rectangular component method, if its rectangular components are not known to us, we first obtain rectangular components by resolving and then add them using rectangular component methods by these formula, ठीक है। तो ये हमने देखा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड क्या होता है, क्यों किया जाता है, और रेजोल्यूशन उसमें कैसे हमें असिस्ट करता है। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस टॉपिक। ये यहाँ पे हमारा टॉपिक कंक्लूड होता है। इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा ही बातें देखनी जो अभी तक हमारे कोर्स का हिस्सा तो नहीं है एक्चुअली, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, और फिर हम इस चैप्टर में एक हमारा टॉपिक और रह गया है जो मुझे भी याद आया, उसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इस तरह से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, ये फिर हम इसके बाद न्यूमेरिकल्स के बाद देखेंगे।